गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी स्पेशल बैच 14। स्पेशल बैच अगर पसंद आ रहा है तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 261। द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी इज नोन एज द स्मार्ट 90s, स्वीटी 90s, नोटी 90s या नन। तो 19th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड है उसको किस नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉटी 90s। एक्सप्लेनेशन देखिए। नॉटी 90s इज अ टर्म फॉर द 1890s इन ब्रिटेन which was considered a time of fun, laxity and sexual freedom। नॉटी 90s एक टर्म है 1890 का दशक के लिए ब्रिटेन में, तो कंसीडर किया जाता है टाइप ऑफ फन, लैक्सिटी एंड सेक्सुअल फ्रीडम के लिए। इनफैक्ट द 90s वॉज अ रिवोल्ट। जो 1990s है, 1890 का जो दशक था ब्रिटेन में, वो कि रिवोल्ट था, विद्रोह था अगेंस्ट विक्टोरियन आइडियल्स ऑफ मैनर एंड मोरालिटी के विरुद्ध। तो याद रखिएगा, 1990s 1890 के दशक का है टर्म, और ये विद्रोह था, रिवोल्ट था, किसके विरुद्ध? विक्टोरियन आइडियल्स ऑफ मैनर एंड मोरालिटी के विरुद्ध ये एक रिवोल्ट था। क्वेश्चन नंबर 262। इट इज यूनिवर्सली रीड फ्रॉम द कैबिनेट काउंसिल टू द नर्सरी। ये कोट है, एक लेटर से ली गई है। किसके लेटर से ली गई है? जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, थॉमस सैडविल या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन गे। जॉन गे के लेटर से ये कोड ली गई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज यूनिवर्सली रीड फ्रॉम द कैबिनेट काउंसिल टू द नर्सरी। ये कोड ली गई है लेटर जॉन गे के लेटर से, जो कि उन्होंने लिखा था जोनाथन स्विफ्ट को। और ये कोड रिफर कर रही है गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो कि बुक है, लिखी गई है स्विफ्ट के द्वारा 1726 में। तो जॉन गे ने एक लेटर लिखा था जोनाथन स्विफ्ट को गुलिवर्स ट्रेवल के बारे में। तो उसी लेटर में ये कोट मिली है, इट इज़ यूनिवर्सली रीड फ्रॉम द कैबिनेट काउंसिल टू द नर्सरी। ये कोट कही गई है गुलिवर्स ट्रेवल्स बुक के बारे में, जॉन गे ने कही है। गुलिवर्स ट्रेवल्स ये 4 पार्ट सैटारिकल वर्क है एंग्लो आयरिश ऑथर जोनाथन स्विफ्ट का, पब्लिश हुई है 1726 में। क्वेश्चन नंबर 263। व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी? सोनेट है, ओड है, मास्क है, पेस्टोरल एलेजी है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इसका लिटरेरी फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक ओड है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये नेटिविटी ओड है जॉन मिल्टन की, लिखी गई है 1629 में और पब्लिश हुई है 1645 कलेक्शन में, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। 1645 में ये कलेक्शन आया था, इसमें ये पब्लिश हुई है। ये कंपोज हुई थी जब मिल्टन की उम्र 21 साल थी। इसकी थीम है क्राइस्ट बर्थ, ब्लेंडिंग क्लासिकल इमेजरी, बिब्लिकल थीम्स, रिच लैंग्वेज टू डिपिक्ट द इवेंट एज ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट इन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 264। रोमन क्लेफ, ये एक फ्रेंच फ्रेज है, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसका मीनिंग क्या होगा? नॉवल विदा की, ड्रामा विदा की, पोएम विदा की, ट्रेजिडी विदा की। याद रखिएगा, रोमन क्लेफ एक फ्रेंच फ्रेज है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉवेल विदा की। इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग आएगा नॉवेल विदा की। क्वेश्चन नंबर 245। is a literary device that join two parts of a sentence using a single word or phrase। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, जोड़ता है दो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ता है
एक सिंगल वर्ड, एक शब्द के माध्यम से या एक फ्रेज के माध्यम से। कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? असोनेंस है, ज्यूग्मा है, एनाफोरा है, कियास्मस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्यूग्मा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वर्ड ज्यूग्मा, ज्यूग्मा शब्द आया है ग्रीक से, जिसका मतलब होता है योकिंग टुगेदर। When you use one word to link two thoughts, you are using a ज्यूग्मा। जब आप एक शब्द का यूज़ करते हैं दो विचारों को आपस में जोड़ने के लिए, तो आप ज्यूग्मा का यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, सी ब्रोक हिज कार हिज हार्ट, उसने तोड़ दी उसकी कार और उसका दिल। अब दो विचार है, एक कार है और दूसरा हार्ट है, तो दो विचारों को आपस में जोड़ने के लिए एक वर्ड का यूज़ किया है एंड। तो इसलिए इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? जिग्मा है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही टुक हिज हेड एंड हिज लीप, तो एंड से जुड़ रहा है, तो सेकंड एग्जाम्पल में भी जिग्मा फिगर ऑफ स्पीच है। तो याद रखिएगा, जिग्मा काम करता है दो थॉट को जोड़ने का एक शब्द के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 266, हे रॉबिन जॉली रॉबिन, ये सॉन्ग है किस प्ले का सॉन्ग है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, टेमिंग ऑफ द श्रू, लव्स लिवर लॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्वेल्थ नाइट का ये सॉन्ग है हे रॉबिन जॉली। ट्वेल्थ नाइट प्ले का ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग आया है एक्ट फोर्थ और सीन 2 में, और इस सॉन्ग को गाया है फेस्टी ने। क्वेश्चन नंबर 267, wrote negative review of William Wordsworth poetry, calling him arrogant, irresponsible and silly। किसने लिखा है निगेटिव रिव्यू विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में और कहा है अरोगेंट, इररिस्पॉन्सिबल एंड सिली? डी.एस. लॉरेंस, विलियम हैजलिट, फ्रांसिस जेफरी, ऑस्कर वाइल्ड। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस जेफरी ने निगेटिव रिव्यू लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में, कहा है अरोगेंट, इररिस्पॉन्सिबल एंड सिली। क्वेश्चन नंबर 268, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मिल्टन्स 1645 पोएम्स? जो कलेक्शंस आया था मिल्टन का 1645 में, उसमें कौन सी पोएम इंक्लूड नहीं है? कौन सा वर्क इंक्लूड नहीं है? एन ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, पैराडाइज लॉस्ट, कोमस या लाइसिडास? मिल्टन्स के 1645 पोएम में कौन सी पोएम इंक्लूड नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो कलेक्शन आया था 1645 में, उसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी ओड, मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, कोमस, लाइसिडास ये इंक्लूड है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉन मिल्टन की इपिक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, जो पब्लिश हुई थी 1667 में। इसका एक रिवाइज एडिशन आया था, सेकेंड एडिशन, ये पब्लिश हुआ था 12 बुक्स के साथ 1674 में। पैराडाइज लॉस्ट को कंपोजिंग किया था 1658 में, मतलब 1658 में लिखना शुरू किया था और 1665 में ये कंप्लीट हो गई थी, 1667 में ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। पैराडाइज लॉस्ट इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन द ट्रेडिशन ऑफ होमर एंड वर्जिल। पैराडाइज लॉस्ट है ये होमर एंड वर्जिल के ट्रेडिशन में लिखी गई है। द पोएम रिटेल्स द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी फाउंड इन द बुक ऑफ जेनेसिस। और ये पोएम रिटेल्स करती है स्टोरी ऑफ फॉल ऑफ मैन, जो फॉल ऑफ मैन की स्टोरी है ये हमको मिलती है बुक ऑफ जेनेसिस में, तो ये स्टोरी ली गई है बुक ऑफ जेनेसिस ही। क्वेश्चन नंबर 269, द म्यूजिक माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। किस पोएम की लाइन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, किस पोएम की लाइन है? द सोलिटरी रीपर, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, अ स्लम्बर्ड इन माई स्पिरिट सील। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सोलिटरी रीपर की लाइन है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। क्वेश्चन नंबर 270, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई
विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड इज अ लाइन फ्रॉम द सोलिटरी रीपर. आई वंडर्ड ओनली एज अ क्लाउड सी डॉल्ड अमंग द अनटोल्ड बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आई वंडर लोनली ऐसा क्लाउड पोएम से ये लाइन ली गई है. क्वेश्चन नंबर 271. आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर शेक्सपियर द ओशियन किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में? सैमुअल जॉनसन ने, डी.एस. लॉरेंस ने, बेन जॉनसन ने, विक्टर ह्यूगो ने. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. विक्टर ह्यूगो ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर शेक्सपियर द ओशियन. क्वेश्चन नंबर 272. यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर एज इज फुल ऑफ केयर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एपिग्राम है, एंटीथेसिस है, अपोस्ट्रोफी है, सिनेक्डकी है. जो जवानी है वो खुशियों से भरी हुई है और जो बुढ़ापा है वो चिंताओं से भरा हुआ है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. एंटीथेसिस है इसमें. और ये जो लाइन है ये लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर की पोएम द पैशनेट पिलग्रिम से. एक्सप्लेनेशन देखिए. एंटीथेसिस एंटीथेसिस होती है इसमें यूज़ किया जाता है दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को इन अ सेंटेंस. मतलब एक सेंटेंस में दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को यूज़ किया जाता है. जबकि ऑक्सीमोरॉन में यूज़ किया जाता है दो कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स को इन अ फ्रेज. एक फ्रेज के रूप में यूज़ किया जाता है दो विरोधाभास शब्दों को. तो याद रखिएगा एंटीथेसिस में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ होता है सेंटेंस में और ऑक्सीमोरॉन में दो कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स होते हैं फ्रेज के रूप में. तो ये डिफरेंस है एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में. एंटीथेसिस में देखिए यूज टू कंट्रास्टिंग आइडियाज इन अ सेंटेंस. द आइडियाज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सेमीकोलन और कंजंक्शन. एंटीथेसिस में दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ का यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, एक सेंटेंस में, और उसको उन आइडियाज़ को अलग किया जाता है कॉमा के माध्यम से, सेमीकोलन के माध्यम से या कंजंक्शन के माध्यम से. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखा है यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर एंड एज इज फुल ऑफ केयर. तो दो कंट्राडिक्टिव आइडियाज़ है इसको कॉमा के माध्यम से अलग किया गया है. कहा गया है कि जवानी खुशियों से भरी हुई है और बुढ़ापा चिंताओं से भरा हुआ है. तो दो विरोधाभास विचार हैं. ऑक्सीमोरॉन देखिए. ऑक्सीमोरॉन में दो कंट्राडिक्टिव वर्ड्स को यूज़ किया जाता है फ्रेज के रूप में. डिफेनिंग साइलेंस. डिफेनिंग का मतलब होता है ऐसी आवाज़ जो बहरा कर दे. बहरा कर देने वाली आवाज़ को डिफेनिंग कहते हैं. दूसरी तरफ बात हो रही है साइलेंस की. एक तरफ बात हो रही है डिफेनिंग की जो कि ऐसी आवाज़ है जो बहरा कर देती है, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ है जो कान को बहरा कर रही है. दूसरी तरफ बात हो रही है साइलेंस की. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स है एक फ्रेज के रूप में. तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीमोरन. तो आपको समझ में आ गया होगा एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में क्या डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 273. दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज अ लाइन फ्रॉम ऑफ एजुकेशन व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड पैराडाइज लॉस्ट ऑन शेक्सपियर. जॉन मिल्टन की किस पोएम की लाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड. क्वेश्चन नंबर 274. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिल्टन्स 1645 पोएम्स. 1645 पोएम की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. इंक्लूड्स नोटेबल वर्क्स लाइक पैराडाइज लॉस्ट. ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. बाकी ऑप्शन ए अ कलेक्शन ऑफ अर्ली इंग्लिश एंड लैटिन पोएट्री ये कैरेक्टरिस्टिक्स है 1645 कलेक्शन की. डिवाइडेड इनटू सेक्शंस ऑफ इंग्लिश एंड लैटिन पोएट्री ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो केसेस मिल्टन्स वर्सेटिलिटी इन वेरियस पोएटिक फॉर्म्स. तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जॉन मिल्टन्स के कलेक्शन 1645 पोएम की. परंतु इंक्लूड्स नोटेबल वर्क्स लाइक पैराडाइज लॉस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. क्वेश्चन नंबर 275. एंड गेम ये वन एक्ट प्ले है. किसका प्ले है? मार्टिन ईसलिंग, टॉम स्टॉपर्ट, सैमुअल बेकेट या नन. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी.
सैमुअल बेकेट का ये अब्सर्ड प्ले है। क्वेश्चन नंबर 276, वर्क of fiction in which the thoughts, feelings, motivations of the characters are of equal or greater interest than is the external action of the narrative. गौथिक नॉवल, पिकारस नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल या डोमेस्टिक नॉवल, किस नॉवल की बात हो रही है? ये वर्क है फिक्सन का जिसमें थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिवेशन ऑफ द कैरेक्टर्स के जो थॉट्स होते हैं, मोटिवेशंस होती है, फीलिंग्स होती है, वो या तो इक्वल रहेगी या ग्रेटर इंटरेस्ट रहेगा उनके बाहरी एक्शन की, नरेटर की जो बाहरी एक्शन है उसकी तुलना में जो करेक्टर का मोटिवेशंस है, फीलिंग्स है, थॉट्स है वो इक्वल रहेगी या तो ग्रेटर इंटरेस्ट रहेगा। तो किस नॉवेल की बात हो रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकोलॉजिकल नॉवेल की बात हो रही है। जैसे पमेला सैमुअल रिचर्डसन, ये साइकोलॉजिकल नॉवेल का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 277, Who said Shakespeare has no heroes, he has only heroine? जॉन ड्राइडन, D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट, जॉन रस्किन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 278, मॉल फ्लैंडर्स बाई, मॉल फ्लैंडर्स किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर जॉनसन, डेनियल डिफो, एलेक्जेंडर पोप या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनियल डेफो ने लिखी है मॉल फ्लैंडर्स। क्वेश्चन नंबर 279, स्विफ्टली फ्लाई द फेदर्स डेथ, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एपिग्राम, मेटाफर, हाइपरबोल या सिनेक्डकी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफर है। इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स that are not related by stating that one thinks the another. मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों का, लेकिन ये दो चीज़ आपस में रिलेट नहीं होगी। इसमें स्टेटिंग किया जाता है, कहा जाता है एक चीज़ दूसरे चीज़ के तुलना में कंपेयर किया जाता है। तो मेन बात ये है, इसमें की पॉइंट ये है कि जो भी कंपेयर होगा, दो चीज़ों में जो कंपेयर होगा वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगी, नॉट रिलेटेड, इस पे फोकस करिएगा। जैसे स्विफ्टली फ्लाई द फेदर्स डेथ, पंखों वाली मौत की तुलना उड़ते हुए पक्षी से की गई है। अब देखिए यहाँ पे मौत और पक्षी, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, दो चीज़ों का कंपेयर है, एक मौत का एक पक्षी से, लेकिन दोनों का कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो दो चीज़ों का कंपेयर किया जाता है लेकिन दोनों चीज़ें आपस में रिलेट नहीं करती हैं, तो इसको कहते हैं मेटाफर। तो यहाँ पर स्विफ्टली फ्लाई द फेदर्स डेथ इज अ मेटाफर, इट कंपेयर डेथ टू अ बर्ड फ्लाइंग स्विफ्टली। यहाँ पे मौत की तुलना की गई है उड़ते हुए, तेजी से उड़ते हुए पक्षी से, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280, इन व्हाट पोएटिक फॉर्म इज इल पेंसिडोसो रिटन? इल पेंसिडोसो किस फॉर्म में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स या फ्री वर्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है इल पेंसिडोसो। शॉर्ट पोएम है इल पेंसिडोसो, जिसका मतलब होता है पेंसिव मैन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है 1631 में, पब्लिश्ड हुई है 1645 कलेक्शन में। इन पेंसिडोसो जॉन मिल्टन की कंपेनियन पोएम है टू एल एलेग्रो। तो एल पेंसिडोसो इज अ कंपेनियन पोएम टू एल एलेग्रो। तो एल एलेग्रो की कंपेनियन पोएम है इल पेंसिडोसो, जिसका मतलब होता है पेंसिव मैन। सिलेक्शन बैच अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।